तो आज आप कक्षा 12 विषय नागरिक शास्त्र भाग 1 अध्याय 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र का अध्ययन चल रहा है, जिसमें आप सत्ता के वैकल्पिक केंद्र में क्षेत्रीय संगठनों के उदय पर अध्ययन कर रहे हैं। इसमें आपके साथ विस्तार से क्षेत्रीय संगठनों में यूरोपीय संघ पर चर्चा होगी। आज जो आपका अध्ययन का केंद्र बिंदु है वो है आसियान। क्या है? आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ। संगठन नहीं है, संघ है, एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। समझ गए ना? तो जब हम बात करते हैं क्षेत्रीय संगठनों के, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में आता है, जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठन की बात करेंगे तो द्वितीय विश्व युद्ध जरूर आएगा चर्चा में। चाहे वो संयुक्त राष्ट्र की बात करें, चाहे दुनिया के स्तर के किसी क्षेत्रीय संगठन की बात करें, ठीक है, चर्चा जरूर होगी, क्योंकि उसी के बाद पूरी दुनिया के मानव ने मानवता के प्रति सोचना शुरू किया। तो दूसरे विश्व युद्ध से पहले शक्तिशाली देशों, विशेष रूप से यूरोपियन देशों ने दक्षिण एशिया के देशों का शोषण किया। उसमें हमारा देश खुद था। किस रूप में शोषण किया गया? उपनिवेश राज्य स्थापित करके। क्यों? साम्राज्य विस्तार के तहत उपनिवेश राज्य स्थापित करके। तो जिसके कारण इन्हें राष्ट्र निर्माण, आर्थिक पिछड़ेपन और गरीबी जैसी समस्या का सामना करना पड़ा। और इन्हें शीत युद्ध के दौर में भी एक भारी दबाव को झेलना पड़ा। और भारी दबाव क्या था कि किसी न किसी गुट में शामिल होना, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ऐसे समय में दक्षिण पूर्व एशिया जैसी अस्थिर स्थिति को संभालने की स्थिति में नहीं था। गुट निरपेक्ष सम्मेलन और जो बांडुंग सम्मेलन के मध्य से भी एशिया व तीसरी दुनिया के देश सहयोग कायम करने में कामयाब नहीं हो पाए। इसमें वियतनाम का संकट आपको पढ़ाया गया होगा कहीं ना कहीं हाई स्कूल में। और वियतनाम में अमेरिका की साम्राज्यवादी जो भूमिका थी, कंबोडिया में राजनीतिक संकट, इंडोनेशिया, लाओस एवं म्यांमार मतलब बर्मा में पारस्परिक प्रयत्नों से विकास करने की आवश्यकता ने मिलकर दक्षिण पूर्व एशिया के राष्ट्रों को एक क्षेत्रीय आर्थिक संस्था स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित। तो 8 अगस्त 1967 को, कब? 1967 का मतलब जान रहे हैं ना? जी सर। अच्छा, कोई आपसे पूछ ले कि 67, 68 और 78 में कौन बड़ा? 78 बड़ा। और 78 और 69 में कौन बड़ा है? 78 बड़ा। जब आए तुम बताओ, 78 और 69 में कौन बड़ा है? हाँ, 78 बड़ा होगा। चलो मान लेते हैं भाई, जब इतने लोग कह रहे हैं तो मानना ही पड़ेगा। तो 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करके 5 देशों, कौन 5 देश? इंडोनेशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया की बात हो रही है दीपू, हाँ, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड,
ने आसियान की स्थापना की। आसियान का जो अंग्रेजी में शॉर्ट फॉर्म है वो है ASEAN। ए से एशियन, ए से होगा एसोसिएशन, एसोसिएशन फॉर दी, एस से साउथ, ई से ईस्ट, ए से एशियन, एन से नेशंस। एसोसिएशन फॉर द साउथ ईस्ट एशियन नेशन। हाँ, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ, यही तो होगा हिंदी। और इसी को हिंदी में आसियान कहा जाता है। अंग्रेजी का ही हिंदी में नाउन बना दिया गया। ये दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ का हिंदी नहीं बनाया गया आसियान, बल्कि आसियान बनाया गया किसका, जो अंग्रेजी का शॉर्ट फॉर्म है, ये ASEAN, आसियान। ठीक है। जैसे जब आगे आप पढ़ेंगे संगठन, दक्षिणी एशियाई राष्ट्र सहयोग संगठन जब पढ़ेंगे, ठीक है, दक्षेश उसका हिंदी होता है, लेकिन सार्क जो अंग्रेजी उसकी होती है होता है सार्क। ठीक, तो आगे उसको पढ़ाएंगे, उसका दोनों है, लेकिन इसका केवल अंग्रेजी का हिंदी में सार्क आसियान लिखा जाता है। तो एक कौन कौन से देश थे इसमें? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ये मिल करके आसियान नामक संस्था का गठन किया। और कब किया? 8 अगस्त याद रखना, ठीक है। आसियान की स्थापना कब हुई याद आता, वैकल्पिक हुई। किस जगह पे हुआ? बैंकॉक। बैंकॉक कहाँ है? अरे कहाँ जा रहे? बैंकॉक कहाँ है? ये न्यूजीलैंड में कहाँ जाओगे? हटको नहीं। तो बैंकॉक उद्घोषणा में कहा गया कि दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र को शांति, स्वतंत्रता और तटस्थता यानी निष्पक्षता का क्षेत्र बनाने का प्रयास किया जाएगा। जब हम आपको शुरू में पढ़ा रहे थे क्षेत्रीय संगठनों का उद्देश्य, तो शब्द बार बार आता है शांति और स्वतंत्रता। जी सर। और निष्पक्षता, तभी तो आर्थिक विकास होगा। तो इसका भी बनाने का उद्देश्य यही था। और बाद में कई अन्य देश आसियान देश में जुड़े, इसमें वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस और ब्रुनेई। तो इस प्रकार इसकी सदस्य संख्या कितनी हो गई? 10। और कई अन्य देशों के प्रतिनिधि इसकी बैठकों में संवाद साथियों, डायलॉग जिसको पार्टनर बोलते हैं, के रूप में भाग लेते हैं। इनमें से मुख्य देश शामिल हैं भारत, चीन, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका भी शामिल है। किस रूप में आते हैं? संवाद साथी के रूप में। तो जो छोटा सा उद्देश्य हमने आपको बता दिया कि स्वतंत्रता, शांति और निष्पक्षता को ध्यान में रख करके, ताकि ये जो इसके जो देश समूह हैं इनमें आर्थिक विकास हो सके। अब आते हैं, हम विस्तार से जान लेते हैं आसियान के उद्देश्य। तो आसियान के जो घोषणा पत्र है, कोई भी संगठन होता है तो उसका घोषणा पत्र होता है। तो आसियान के घोषणा पत्र में जो उद्देश्य गिनाए गए हैं
वो है नंबर 1 कि साझे प्रयासों के जरिए। कौन सा प्रयास? साझा किसके प्रयास साझा? राष्ट्र कौन से? इस आसियान आसियान के जो सदस्य देश हैं, ठीक है, इनके साझा प्रयासों के जरिए इस क्षेत्र के आर्थिक विकास, सामाजिक उन्नति और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना है। सभी का ऐसे नहीं लगभग ना। हाँ, जितने भी ये संगठन बनाए गए हैं, जितने संगठन सबका हैं, एक देश सबका वही है, सामाजिक उन्नति, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक विकास। शांति स्थापित। क्योंकि अगर सांस्कृतिक और सामाजिक विकास नहीं होगा तो आर्थिक विकास पर सहमति ही नहीं बनेगी। पहले तो सामाजिक होना जरूरी है ना? हाँ? दूसरा उद्देश्य है कि न्याय और संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों पर चलकर इस क्षेत्र में शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना है। क्योंकि विकासशील देशों की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि सरकार का स्थायित्व कम होता है। तो इसको स्थापित करने का पहला उद्देश्य था कि सरकारों का स्थायित्व हो और शांति बनी रहे। स्थायित्व तभी रहेगा जब शांति रहेगी। इसके बाद तीसरा उद्देश्य जो था वो है कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, वैज्ञानिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना और एक दूसरे की मदद करना। तो बढ़ावा कैसे मिलेगा? जब मदद करेंगे तब है। तो किन क्षेत्रों में? आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, वैज्ञानिक और प्रशासनिक क्षेत्र में भी। अगर आपके यहाँ प्रशासन अच्छा है तो कैसे दूसरे देश में जहाँ प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी नहीं, कैसे किया जाए, यहाँ से सहायता लिया जाए। इसके बाद चौथा है कृषि, उद्योग, व्यापार, आवागमन, संचार साधनों के विस्तार के लिए सक्रिय रूप से साझेदारी करना। आवागमन क्या है भाई? यात्रा, परिवहन और संचार साधन। और किसी भी देश को आप आर्थिक विकास से तभी पर पूर्ण पाएंगे जब वहाँ यातायात और संचार साधनों की तकनीकी उन्नति किस्म की है। अगर ये तकनीकी उन्नति किस्म के है तो जहाँ जो भी संसाधन है उसका उपयोग भी उन्नत किस्म से हो सकता है और वही राष्ट्र विकसित हो जाता है। तो ये उद्देश्य था आसियान का भी कि कृषि, उद्योग, व्यापार ये सब में तो होगा ही, लेकिन आवागमन और संचार साधनों के विस्तार के लिए सक्रिय रूप से भी सहयोग करना है आपस में एक दूसरे का। इसके अलावा दक्षिणी पूर्वी एशियाई अध्ययन को बढ़ावा देना, मतलब एक इस क्षेत्र के बारे में आवश्यक जानकारी जुटाना कि ये क्षेत्र किस लिए जाना जाता है। इसके बाद है समान उद्देश्यों वाले अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ अच्छा संबंध बनाना। जो उद्देश्य रख करके ये संगठन बनाया गया है, अगर इसी तरह से दुनिया में और भी संगठन इस विचारधारा से मिलते हैं दो चार, तो उनसे भी संबंध हमारा अच्छा रहना चाहिए ताकि उनसे भी कुछ आदान प्रदान हम कर सकें। और अगर इसी का असर है कि उनके डायलॉग डेलीगेटर के रूप में यानी पार्टनर के रूप में चीन, जापान, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के लोग उसमें पहुँचते हैं, है ना। तो ये हो गया आसियान क्या है। आसियान की स्थापना कब हुई? शुरू में उसके कितने देश थे, वर्तमान में कितने देश हैं, और इस समय यही आता है कि आसियान के सदस्य देशों की संख्या कितनी, 7, 8, 9, 12, 10 ऐसे करके आता है। तो 10 ख्याल रखना। बहुत लोग 8 पर टिक मार देते हैं, या पुराना वाला जो याद रखते हैं 5 पर ही, ठीक, क्योंकि 5 और 10 दोनों रहता है, 2 और दे देता है। तो पहले वाला ख्याल रहेगा तो भाई 5 तो है वही। बड़े जल्दी बात तो बड़ा सरल है, 5 वाले लगाओ टिक, ऐसा ना रहे, ठीक है। इसके बाद उद्देश्य भी हो गया आपका। अब अगर संगठन है तो उसका ढांचा कैसा है संगठन का, क्यों? जी सर। तो आइए आसियान का जो संगठनात्मक ढांचा है उस पर चर्चा कर लेते हैं।
आसियान के प्रबंधकीय ढांचे में परस्पर न्यायालय, जितने भी आप क्षेत्रीय संगठन पढ़ रहे हैं सब में न्यायालय है, अस्थाई समिति, सचिवालय, कई अस्थाई और अंतरिम समितियां शामिल हैं और परामर्श मंत्रालय में सदस्य देशों के विदेश मंत्री शामिल होते हैं। यह मंत्रालय समय समय पर परस्पर हितों के मामलों से संबंधित विषयों पर परामर्श करता है। अस्थाई कमेटी की बैठक आवश्यकता अनुसार बुलाई जाती है। और जो आपका आसियान संगठन है, इस संगठन में 1976 में एक सचिवालय को भी शामिल किया गया था। अभी आप पढ़े होंगे यूरोपीय संघ, तो उसमें आप सचिवालय नहीं होगा, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ को जो हम पढ़ते हैं, क्या नाम है? नहीं संयुक्त राष्ट्र, हाँ सचिवालय, हाँ सब है। तो देखिए यहाँ भी सचिवालय है। और आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी। तो इससे आपका जीके बढ़ेगा, राजधानियों के नाम भी आप जान जाएंगे। और वहीं आसियान के प्रशासकीय मामलों की देखभाल करता है। वर्तमान इस 10 देश इसके सदस्य हैं। तो अब क्लियर हो गया ना? ठीक है। तो इस संगठन का कुल मिला करके जो सिद्धांत है यह रहा है कि सदस्य राष्ट्रों के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप न किया जाए और उनकी प्रभुसत्ता का सम्मान किया जाए। तो भैया स्वतंत्रता तो जब कायम रहेगी जब हम एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और जब हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो शांति भी बनी रहेगी। परंतु इनका यह प्रयास रहता है कि दूसरे की खुली आलोचना से बचा जाए, क्योंकि आलोचना से तो भाई कहीं ना कहीं आपस में विवाद होगा ही। आसियान अपनी एक खास कार्य पद्धति के लिए जाना जाता है, जिसे हम आसियान शैली, हाँ अंग्रेजी में उसे आसियान वे के नाम से जानते हैं। कार्य करने का जो रास्ता है, तरीका है, ठीक है। शैली का मतलब तरीका तो होता है। तो वो ये है कि अनौपचारिक विचार विमर्श करके सहमति या सर्वसम्मति से किसी निर्णय तक पहुंचा जाए। ऐसा नहीं कि बहुमत से लिए गए फैसले दूसरों पर थोप दिए जाए, बल्कि कैसा किया जाए कि विचार विमर्श किया जाए और सबकी सहमति से कोई निर्णय लिया जाए। तो यदि कोई बहुत मामला विवादास्पद है तो सदस्य राष्ट्र उसे छोड़कर उन मसलों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं जिससे सहयोग की संभावनाएं छिपी हो। बहुत विवाद होता है तो छोड़िए भाई, उसमें से देखा जाए कैसे सहयोग हो सकता है, कैसे वो मामला ख़त्म किया जा सकता है, ठीक है। तो ये है संगठनात्मक ढांचा किसका? आसियान का। और हम चाहते हैं कि आसियान ख़त्म हो जाए आज। तो आसियान की कुछ भूमिका है, जैसे यूरोपीय संघ का है, अन्य क्षेत्रीय संगठनों का है। तो आप देखेंगे कि आसियान ने स्वयं को यूरोपीय संघ की भांति अधिराष्ट्रीय संगठन बनाने या उसकी तरह अन्य व्यवस्थाओं को अपने हाथ में लेने का लक्ष्य नहीं रखा है। अपने आप को नहीं करना चाहता, नहीं थोपना नहीं है, बल्कि अनौपचारिक टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण प्रस्तुत किया है। और इसी नाते आसियान को ज़्यादा सम्मान मिलता है। विश्व में सर्वाधिक तीव्र गति से आर्थिक प्रगति करने वाले सदस्य देशों के समूह आसियान ने अब अपने उद्देश्य को आर्थिक और सामाजिक परिधि से अधिक भी व्यापक बना लिया है। और आप जब हम उपलब्धियों की बात कर रहे हैं तो भूमिका होगी क्या क्या है। जब हम उपलब्धियों की बात करेंगे तो उसकी जो उपलब्धियां हैं वो है कि आसियान की मौजूदा आर्थिक शक्ति खास तौर पर भारत और चीन जैसे तेज़ी से विकसित होने वाले देशों के साथ व्यापारिक संबंधों ने इसके महत्व को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। प्रारंभ में भारत व आसियान संबंधों की ओर ध्यान
नहीं दिया। लेकिन अब भारत ने अपनी नीति में सुधार करने की कोशिश की है और भारत ने आसियान के 2 सदस्य देशों सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है और भारत आसियान के साथ मुक्त व्यापार संधि करने का प्रयास कर रहा है। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ तमाम ऐसे कंपनियाँ खुलती हैं जिसमें लक्ष्य रखा जाता है कि आप इतने सदस्य बनाओ तो इतने सामान बेचो तो इतना मुनाफा होगा, इतना कंपनी को मुनाफा होगा, तो आपको सिंगापुर या थाईलैंड की यात्रा फ्री में कराई जाएगी। है कि नहीं? अब महत्व जान लो उसका। इसके अलावा उपलब्धियों में है कि इसने जो क्षेत्रीय वित्तीय सहयोग जैसे चियांग माई इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है और यह पहला 2000 में आरंभ द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय व्यवस्था की एक योजना है जिसका उद्देश्य है कि 1957 और 98 के आर्थिक संकट की पुनरावृत्ति को रोकना है। आर्थिक संकट आया था, हाँ, उसको रोक लिया था। तीसरा ये है कि आसियान ने सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है और आसियान का उद्देश्य जब हम पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय के माध्यम से एक सजग समाज का निर्माण करना है। सजग समाज, हाँ, ताकि इसके साथ ही उसकी क्षेत्रीय पहचान के आधार पर आपसी सहयोग को बढ़ावा सके। क्योंकि उद्देश्य में हम बता रहे थे कि जो एक विशेष पहचान है इसका बढ़ावा देना है। अच्छा सर, जो यूरोपीय संघ था, हाँ, उसको तो शांति पुरस्कार मिला इतना अच्छा काम के लिए। हाँ, आसियान ने तो अच्छा काम कर रहा है, इसको नहीं मिला। इसको आप जानते हो पुरस्कार एक ही बता दो, ईमानदारी से बता दो कि जो टीचर आपके बीच में ईमानदारी से पढ़ा रहा है उसको कितने अधिकारी जानते हैं, और जो टीचर अधिकारियों के आगे पीछे दौड़ते हैं, कल को पुरस्कार मिलना होगा तो किसका नाम अधिकारी भेजेंगे? तो दुनिया की निगाह में अच्छा काम कौन कर रहा है? जो पुरस्कार पाया है। तो पुरस्कार निर्धारित होते हैं जो पुरस्कार देने वाली संस्थाएं होती हैं। और आप जब पढ़ रहे थे यूरोपीय संघ को तो वो अफ्रीकी और एशियाई देशों को उनकी कृषि इतनी उन्नति पर है कि इसको तो बेच रहे हैं और दान के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ को भी दे रहे हैं ताकि वो गरीब देशों की मदद कर सकें। तो एक कहावत है हम लोग के यहाँ गांव में कि रुपया कमाई पहाड़ तोड़ती है। तो कमाऊ पूत बड़ा प्यारा होता है, उसको कहते हैं तरीके कपड़ा उसको ज़्यादा बनवा दो हो, उसको बहुत टहलना होना, बहुत आगे पीछे जाना रहता है। और जो घर में खेत में सबसे ज़्यादा मेहनत करता है ये कह दिया जाता कि न कहाँ जाएगा बाटे और आज हमने कपड़ा बाहर है, लेकिन किसकी मेहनत पे वो टहल रहे हैं? खेत वाले। इनाम किसको मिलता है? तो इनाम का जान लो, उस पर क्या कहा जाए। अब दूसरी बात ये भी जो पुरस्कार देने वाली संस्था वो सब यही लोग किए हैं सर जी। बात हमने वही संक्षेप में कहा, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही, बहुत कुछ बोला नहीं जा सकता। तो भारत और आसियान देश को बता करके आसियान को हम ख़त्म कर रहे हैं आज का चैप्टर, कि भारत ने पूरब की ओर देखो नीति पर चलते हुए आओ भाग चले पूरब की ओर। हाँ, पूरब पश्चिम एक फिल्म है, इसमें गाना है आओ भाग चले पूरब की ओर। पश्चिम से जाता है वो नहीं चलाता। तो इस पर चलते हुए आसियान देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए हैं और भारत ने आसियान देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है। हमने आपसे चर्चा भी किया अभी। यदि यह समझौता पूरी तरह से लागू हो जाए तो आसियान देशों व भारत के बीच 80% व्यापार निःशुल्क हो सकेगा। मतलब कि इस पर आयात और निर्यात शुल्क नहीं लगेगा। इसके अतिरिक्त भारत ने कई देशों विशेषकर लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम को इनके सामाजिक आर्थिक विकास और
के कार्यक्रमों के लिए सहयोग देना जारी रखा है। करेक्ट। नवंबर 2014 में 12वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन के लिए म्यांमार की यात्रा किया था हमारे प्रधानमंत्री ने, और उन्होंने घोषणा किया था कि पूरब की तरफ देखो नीति को अब पूरब के लिए कुछ करो नीति अपमानना होगा। इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वार्ता या बातचीत से आगे बढ़कर अब कार्य करने की ज़रूरत है, जिससे आर्थिक सामरिक संबंध ज़्यादा मजबूत बने। जी बहुत अच्छा काम किया। अच्छा। तो ये देश पे अगर हम जैसे कहते हैं कि बदलाव विचारों से नहीं, विचारों पर चल करके आता है। तो सोचने से अच्छा कि सोचो तो ये ठीक है, बिना सोचे आप नहीं कुछ कर सकते हो, लेकिन केवल विचार मन में ही नहीं रहना चाहिए, करके दिखाओ। आओ बच्चे तुम्हें दिखाएं जाके हिंदुस्तान की, हैं बलिदान की। तो किस लिए बलिदान की दिखाया जा रहा है कि जिन्होंने किया है, बलिदान दिया है देश के लिए, क्यों बताया जा रहा है? ताकि आगे आने वाला जो हमारा भविष्य है वो भी इसके लिए तत्पर रहे, तैयार रहे। अगर देश में कोई संकट होता है तो हर भारत का नागरिक त्याग करने के लिए तैयार है। ठीक, यस सर। आज इतना ही। ये ले लो। आज